रखिएगा। आइए सबसे पहले मैं आपको यह बात करता हूं हुकूमत सिंध, उसकी करप्शन की कहानियां अगर हम सुनाते हैं तो लोग उस पर एतबार नहीं करते, लेकिन आइए जब हुकूमत सिंध की कारकर्दगी खुद हुकूमत सिंध का एक डिपार्टमेंट दे रहा हो तो फिर उसमें क्या मामला होते हैं। अकाउंटेंट जनरल यानी कि हुकूमत सिंध का ही एक इदारा कि जिसकी एक रिपोर्ट आई है बजट 2022-23 फॉलोड बाय 23-24 का, यानी कि पिछले सालों के एक बजट का सामने आया है जिसमें तहलका अंगेज इंकशाफ किया गया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तो सिर्फ कागज है जिस कागज में लिखा गया है कि 835 अरब रुपए की 835 अरब रुपए की माली बेजाब्तगियां हुई हैं, यानी कि उसमें फॉल्ट पाया जा रहा है। और ये मैं आपको तहलका अंगेज खबर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब तक की जो रिपोर्ट, यहां पर कोई हुकूमत सिंध के खिलाफ नहीं बोलता, कोई पंजाब हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि टीवी चैनल्स के अपने मसले होते हैं, फिर वहां पर इश्तिहारात होते हैं, दीगर मामला होते हैं, लेकिन हम आपको वो हकीकत और वो तहकीक की रिपोर्ट बता रहे हैं जो हमने एक बहुत ही मोटी किताब में 2 दिन रिसर्च के बाद निकाला। इसका सिलसिला भी रुकेगा नहीं, मैं आपको बहुत सारी कहानियां बताऊंगा, लेकिन आज आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें बताने वाला हूं। 835 अरब रुपए की माली बेजाब्तगियां, जिसमें से 97 तकरीबन 98 अरब रुपए सिर्फ इस बात में दिए गए हैं कि जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी 98 अरब रुपए बकौल एजी सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक 98 अरब रुपए इस ज़म में दिए गए हैं कि जिसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। और अगर आप K4 का मंसूबा ही मुकम्मल करना चाहते तो 98 अरब रुपए का हो जाता कि जिसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। 835 में से सिर्फ बता रहा हूं अभी 98 अरब, 97.8 है, आप राउंड फिगर में 98 कर दीजिए। फिर उसके बाद बढ़िया है कि हम बात बता रहा हूं कि 35 अरब रुपए सिर्फ इस बात में आए कि गैर कानूनी भर्तियां हुई है, जिसमें लिखा गया हुआ है कि जिसमें रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है। उसके बाद 55 अरब रुपए खरीदारी में बेजाब्तगियों पर नोट किए गए, यानी कि खरीदारियों में बेजाब्तगियां आप समझते हैं। 55 अरब रुपए, ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है जो ये बता रही है आपको आईना कि ये देखिए क्या हुआ है। उसमें से अहम बात यह है कि वजीर आला सेक्रेटेरिएट से 10 करोड़ रुपए की बेजाब्तगी जेडीसी जफर अब्बास के यहां दी गई है। मैं नहीं कह रहा, मेरा दावा नहीं है, ना मैं बात कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। अगर किसी को चाहिए तो इतनी बड़ी रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, मुझसे ले जा सकता है और देख सकता है कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मैं देख रहा था, अच्छा अब बहुत सारा हो जाएगा, आगे चलकर चलिए इसको बताता हूं। और माली बेज़ब्ती बताता हूं, रेवेन्यू बोर्ड ने क्या किया और कौन से बैंक में किस तरीके से पैसे घुमे, ये सारी तफसीलात आगे बता रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों का तजस्सुस किस में ज्यादा होगा। वो तजस्सुस वाली 2 खबरें बड़ी हैं। एक बड़ी खबर यह कि बिल आखिर आफाक अहमद साहब का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ऑफिस मुकम्मल तौर पर फाल हो चुका और आफाक अहमद साहब ने गुज़िश्ता दिनों वहां पर बाकायदा एक इजलास भी लिया जिसमें बड़ी अहम तहलका अंगेज खबरें भी सामने आई है। और उन्होंने यह बताया कि उनका जो 12 अप्रैल का जो सफेद झंडे वाला मुजाहिरा था उसे हटाने के पीछे कौन कौन से लोग शामिल थे और उसमें किस तरीके से अपनों ने ही है गिराई, वो अपने ही गिराते हैं नशेमंद पर बिजलियां, उन्होंने बड़ी तफसील से बताई है। और अब ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर उनकी अब बाकायदा एंट्री हो चुकी है। मुतल्लिका हल्के और खुद महाजन कम्युनिटी के जराए इस बात को बता रहे हैं कि पिछले दिनों में उन्होंने कई बार वहां का विजिट किया और बाकायदा अब उन्होंने वहां पर इजलास लेना भी शुरू कर दिए, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अब उनकी आमदोरफ्त और सिलसिला ज्यादा तेज होता जा रहा है और इतलात ये आई हैं कि एक बार फिर उनके मामला कहीं और पर बेहतर नहीं है। और अब देखना यह कि वो वहां पर उनकी सरगर्मियां किस तरीके से बढ़ती हैं। मेरे पास गुज़िश्ता रोज़ के इजलास की तस्वीरें भी मौजूद हैं और तमाम डेटा मौजूद है। वहाँ पर ये बहुत अहम बात हुई है कि 12 अप्रैल के पीछे कौन कौन से उनके पुराने दोस्त शामिल थे कि जिन्होंने ये सारा मामला किया, कौन सी सियासी जमात ने क्या किरदार अदा किया। वहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन इसे हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में रखते हैं। एक और बड़ी खबर पर आते हैं और बड़ी खबर ये आती है कि आपको याद होगा कि एक ज़माना था कि जब 90 पर कुछ राब्ता कमेटी के लोगों की को हाथ लगने की खबरें आई थी, यानी कि पिटाई की खबरें आई थी। आपको याद है कि उसके बाद बहुत सारा मामला हुआ था और उस वक्त यह तय हुआ था कि कौन कौन लोग जो उस वक्त एमकेएम के कायद थे, और कायद तो बहरहाल अब नहीं, रहनुमा यानी उनके बानी जो कहे जाते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब जब एमकेएम के कायद यानी एमकेएम लंदन के कायद और बानी, एमकेएम पाकिस्तान तो उन्हें मानते नहीं, तो उस वक्त जो उन्होंने कहा था कि जनाब कौन कौन उनके साथ है और कौन कौन उनके साथ नहीं। वहां पर मालूम है आपको कारकुनान उठे थे और फिर राब्ता कमेटी के साथ क्या हुआ था। आज बिल्कुल ऐसा ही मंजर हुआ, पहले ये वीडियो देखें। खान साहब ने बताया कि मंजूर न करें, उन्होंने कहा था मुझसे मशावरत के बगैर नहीं होगा। तो किसी ने भेजा है तो आप लेकिन करते ना हमारे साथ क्यों डाल रही है? अभी बहस सर आराम से सवाल के जवाब में जवाब सुनिए। जी। अगर सुनते नहीं है तो फिर मैं नहीं करता। बात करें ना। हमारे साथ 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन से हमारे साथ वापसी नहीं था, ठीक है। एक ऑप्शन से वापसी था। अच्छा, हमने यही बोला है। खान साहब ने एक कमेटी बनाया है, उस कमेटी ने आके उधर केपी में सारे सब कुछ देख के उसके बाद कमेटी ने फैसला किया है
हमने अपने सर पे नहीं किया। खान के बगैर फैसला कर लिया कमेटी ने। वो कमेटी भी खान की है ना, थोड़ा सा तो वही तो बात है ना सर। सुभान अल्लाह। आप सर मुझे सारा पता है, देखिए मुझे सारा पता अगर बात है नहीं सर। सुनते मेरे तो भाई मैंने बात करनी भी नहीं आपसे। देखिए ऐसे मत अगर बात नहीं सुनना है तो मैंने जानना भी नहीं आपसे, जरूरी भी नहीं है आपको। इस वीडियो में आपको जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और क्यों हुआ, और अब वाज़ेह तौर पर तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये बात हो गई है कि कौन कायद के साथ है और कौन कायद का गद्दार है। जिन्होंने बजट पास किया और पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त वहां पर उनके पीछे बाकायदा ऐसे ही हुआ कि जिस तरीके से कुछ नौजवान आए, कुछ औरतें आई और उन्होंने बाकायदा 10 तो गिरबा होने की कोशिश की, पकड़ लिया। सवाल आता है सारा मामला कहां हुआ? जहां पर हाई कोर्ट के पास, जहां पर 190 मिलियन पाउंड केस की, वही बहरिया टाउन वाले केस की इमरान खान की दरख्वास्त लगी हुई थी। जज साहब आए, जज साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब आए, और वही जो होता है कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने कहा कि हाँ भाई बात करें। अब तहरीक इंसाफ के सारे वकील खड़े हो गए, हर एक को फ्रेम में आना था। उन्होंने कहा भाई सब हटें। बाद में जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा मैं तो नया नया आया हूं, मुझे वक्त दें। और फिर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए ये केस आगे चला गया। वहां पर अलीमा खान साहिबा और दीगर लोग बैठे रहे कि भाई तारीख तो दे दो, तारीख दे दो, लेकिन तारीख नहीं मिली। तो बिल्कुल इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है उसके अंदर एक नई छांटी का सिलसिला शुरू हो रहा है। और अब ये वो वाला वक्त है, जरा गौर से समझिएगा, कि जब एमकेएम के दरमियान राब्ता कमेटी और उनके दरमियान कारकुनान और उनकी क़यादत यानी कि उनके जो रहनुमा अल्ताफ हुसैन साहब के दरमियान इख्तिलाफात शदीद हो गए थे और फिर ये मामला हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही अब यहां पर वाज़ेह तौर पर पीटीआई पाकिस्तान और पीटीआई अडियाला के दरमियान वाज़ेह फर्क हो चुका है। और अब बाकायदा उन्हीं के कहने पर ये सारे मामलात हुए हैं। आइंदा दिनों के अंदर इस हवाले से आपको बड़ी अहम खबरें मिलेगी। मेरी मुखबर, मेरी जादूगरनियां मुझे बता रही हैं कि सिंध से लेकर केपीके और आज़ाद कश्मीर तक राब्ते हुए हैं, और आपको इस पर नई खबर आने वाली अनकरीब। क्या खबर होगी, क्या जागिया होगा, मैं आपको सिर्फ अभी इशारतन बता रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो इतलात आ रही हैं वो बिल्कुल कंफर्म इतलात आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए आगे का वक्त मुनासिब नहीं है। और खास तौर पर अब ये इतलात भी आ रही है कि तहरीक इंसाफ का एक टूटा हुआ नाम जहांगीर तरीन आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत करीब समझा जाने लगा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करीब समझने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि क्या होगा। खैर, मैं आता हूं फिर अगली खबर की तरफ। अभी खबरें मुझे बहुत सारी देनी है और बहुत सारी देनी है। एमकेएम ये इख्तिलाफात शदीद हो गए थे। मैंने आपको बताया था कि इतवार के दिन जो उनका प्रोग्राम हुआ बहादुराबाद के अंदर अलग हुआ, और जो उनका जो पीएस यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब फैक्टर, अच्छा क्योंकि आसानी कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, मतलब खुद जो पुराने पीएसपी के लोग हैं जैसा एमकेएम पाकिस्तान ने, उन्होंने मुझसे शिकायत की कि यार आप पीएसपी क्यों कहते हैं। मैंने कहा लोगों की याद दहानी के लिए कहता हूँ, लोगों को समझ में आता है यार ये दो फर्क है। मैं कैसे फर्क बताऊँ कि ये लोग अलग है, ये लोग अलग है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जाहिर, और आपने भी उसी तरीके से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, तो उस तरीके से। अच्छा, अब बड़ा अहम मामला हुआ क्योंकि सारा मामला था सीओसी का, यानी कि जो इनकी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उसको, क्योंकि इस वक्त अमीनुल हक साहब और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब चला रहे थे, उस पर अनीस खानी साहब के मामला थे, डॉक्टर फारूक अब, और मैंने कहा था कि ये बड़ा इख्तिलाफ हुआ, दोनों अलग अलग हो गए। आज हुई एक बड़ी तहलका अंगेज मुलाकात की खबर दे रहा हूं आपको, और वो मुलाकात में मामलात के हल की तरफ जाने की कोशिश हुई है। और उस मुलाकात में कामरान टेसोरी साहब 22-23 तारीख को वापस आए, और अब एक आध दिन उन्होंने आराम किया, मामलात देखे, और अब आज वो फाल थे गवर्नर हाउस के अंदर, और वहां पर एक तकरीब थी कि जिसमें इमदादी चेक तकसीम किए जा रहे थे। उसी इमदादी चेक की तकसीम के दौरान एक चेहरा दिखा, और वो है अनीस कायम खानी साहब, यानी कि जो पीएसपी वाला फैक्टर जिसे कहा जाता है, इसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब और दूसरा अहम नाम अनीस कायम खानी साहब का लिया जाता है। अनीस कायम खानी साहब गवर्नर हाउस में आज मौजूद थे। ये मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी तहलका अंगेज खबर दे रहा हूँ। उस मुलाकात में वैसे तो इमदादी चेक का ज़ाहिर है उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि वो एक सरकारी एक मामला थे, लेकिन उसमें खास तौर पर कामरान टेसोरी साहब तस्वीर खिंचवाने और तस्वीर को लेने के माहिर समझे जाते हैं, और उन्हें मालूम है कि एंट्री किस वक्त किसकी कहाँ देनी है। उन्होंने अनीस कायम खानी साहब को वहाँ बुलाया, वो आए हुए थे मीटिंग के लिए, बातचीत के लिए, कुछ और यही इनके ही आपस के मामला को हल करने की तरफ जाया जा रहा था। तो वहां पर जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो उन्होंने कहा एक तस्वीर खिंचवा लेते हैं और एक आपको भी देते हैं, और उन्होंने वो दिया और तस्वीर टक 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 आ गई। तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, देख लीजिए अगर आपको यकीन ना आए मेरी बात पर। तो जहां पर ये सख्त ताल्लुकात थे कि इस वक्त बहादुराबाद के अंदर दो अलग अलग औकात में अलग अलग डॉक्टर बैठते हैं, यानी कि एक वो वक्त होता है कि जब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वाला फ्रैक्शन बैठता है, एक वो होता है कि जब मुस्तफ़ा कमाल साहब वाला हिस्सा बैठता है। तो अब लेकिन यहां पर यह हुआ है कि कामरान टेसोरी साहब, और इनकी अभी मुलाकात भी कोई इस तरह से नहीं हुई, कामरान टेसोरी साहब की मुलाकात इस तरीके से हुई है। दूसरी अहम बात, क्या इस्लामाबाद के अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब की मुलाकात खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से इस वक्त नहीं हो रही, और खासतौर पर जब काबीना का इजलास हो कि जिसमें दोनों वज़रा मौजूद हों, दोनों वजीर, तो क्या मामलात पर बातचीत नहीं हो रही है? तो मैं आपको यह खबर दे रहा हूं कि क्या बर्फ पिघल रही है और बर्फ के पिघलने का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है, और क्या मामला तय हुए, इसकी पूरी डिटेल में आपको बता रहा हूं कि अब इसमें पेशरफ्त हो रही है। ये पेशरफ्त आगे चलकर किस नहज पर आएगी, ये अगला सवाल होगा। दो अलग-अलग मुलाकातों का तस्करा मैं बता रहा हूं आपको, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में।
इनके दरमियान भी अभी राब्ते होने बाकी है, जो शाम में मुतवक्के जो मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी नहीं हुए। तो बहुत सारी खबरें और बहुत सारी डिटेल्स आपको रात के वक्त बाद में आपको नजर आएगी। अभी की मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ कि जो एनकेएम के धड़ों में ये सिलसिला था, उसमें एक अहम मुलाकात हुई है जिसमें बहुत सारे फार्मूले पर और बहुत सारे ऑप्शंस पर डिस्कशन हुआ है, साथ चलने वाले डिस्कशन पर। एक साहब ने मुझे कहा, यार कामरान टेसोरी साहब जो हैं वो हट रहे हैं, और क्या नाम है उनका, आसिफ अल्दारी साहब आजकल कराची के अंदर मौजूद हैं और फैसला हो रहा है कि बस कामरान टेसोरी को फौरन भगाया जाए। ऐसा नहीं हो रहा है। अभी कामरान टेसोरी साहब के अभी रिसेंटली अभी अगले हफ्तों में कोई फैसला हो जाए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी ये पिछले अगले कुछ हफ्तों के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी ने मुझे कहा कि नियाल हाशमी साहब गवर्नर के लिए उम्मीदवार है। मेरा ज़ाती ख्याल नहीं है कि नियाल हाशमी साहब के कुछ माजी के मामला मुनासिब नहीं रहे उनके साथ, तो ज़ाहिर वो भी कुछ दराड़े आपस के अंदर मौजूद है, तो क्या ये मुमकिनात में हो सकता है। अगली खबर एक और, अच्छा मैं फिर वो भूल जाऊँगा। अच्छा, ये मुकेश कुमार चावला बड़े चिल्ला रहे थे, आपको पता है जो अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर ये कहा गया है कि 55 अरब रुपए का हदफ जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हासिल नहीं कर सका। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि 27 अरब रुपए जो पावर कंपनियां हैं उससे सिंध हुकूमत वसूली नहीं कर सकी। आपके लिए तो सिंध हुकूमत ने आजकल लगाया हुआ है ना कि जनाब जो स्कूटर के पीछे नंबर प्लेट नहीं होगी, जिसकी गाड़ी के नहीं होगी, शानी परेशान घूम रहा है कि उसको नंबर प्लेट चाहिए। कोई उससे 2500 मांग रहा है, कोई 3000 मांग रहा है, कोई 5000 मांग रहा है, लेकिन यहां पर 27 अरब रुपए बड़े लोगों से नहीं लिए गए। किसने? सिंध हुकूमत ने। क्यों नहीं लिए? ये कर आपने ना सोलर प्रोजेक्ट के लिए सिंध हुकूमत आवाज उठा रही है, सोलर प्रोजेक्ट के लिए। इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है मेरे भाइयों कि 5 अरब 5.5 अरब रुपए खर्च हो गए, लेकिन सोलर का प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो सका, मतलब किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। यानी कि आप सोचिए कि 5.5 अरब रुपए आपने खर्च कर दिए। ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा, अब इसी रिपोर्ट के अंदर हुकूमत क्या कहती है कि भाई 31 मामलात की इंक्वायरी अलग चल रही है और 22 की इंक्वायरी जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर चल रही है। और मेरे भाई 835 अरब रुपए की तो वो बेजाब्तगियां हैं जो रिकॉर्ड में आ रही हैं, जो रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। उसके अंदर भी आप मुझे बताइए, आप जाए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, ये एंटी करप्शन के वजीर, डायरेक्टर, चेयरमैन सबको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, तो आप इनके यहां जाए, सही, आप इनसे ये पूछ लीजिए, इनसे सिर्फ ये डेटा ले लीजिए कि अभी तक आपने कितनी इंक्वायरीज को क्लोज किया। होगा ही नहीं डेटा इनके पास, 10-15%, बाकी इन्होंने रिफर कर दिया है। और बड़ी से बड़ी जो डेटा शामिल है उसमें इन लोगों ने कुछ भी मालूमात को आगे नहीं बढ़ा रहे। और सारा का सारा करप्शन की जो फाइल्स हैं जिसमें बाकायदा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उस पर कोई काम तक धरने के लिए। और फिर अगर आप इश्तिहार देखिए, अगर आप सिंध सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग में ऊपर लिखा होगा करप्शन से निजात के लिए, सही, वहां लिखा होगा रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों दो सख्त में जाएंगे। लेकिन मेरे भाई ये जो इतने सारे पेजेस और ये सब मेरे पास, ये जो इतना सारा सब कुछ पड़ा हुआ है, सही है, ये डेटा जो मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका क्या करें, क्या करें इसका। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे पास इसमें बहुत सारी चीजें। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि मेरे पास इसमें तालीम, हेल्थ, सबका डिटेल में आपको दूंगा, कहां इन लोगों ने क्या क्या। अच्छा, कमर्शियल बैंक के इंतजाम के साथ ये भी बड़ा धंधा है। ये जो कमर्शियल बैंकों के साथ जो पैसा मूव किया था ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूं कि मैं हुकूमत सिंध हूं और मैं आपके बैंक में रखता हूं 100 अरब रुपए, तो आप कहेंगे यार रखो। 100 अरब रुपए रखने का मतलब समझ रहे हैं, बैंक के अंदर एकदम से 100 अरब रुपए आ जाए तो क्या बात हो जाएगी, बैंक कहां लगा। अब ये कमर्शियल बैंकों के अंदर बेज़ाब्तगियां हुई हैं, इंतजाम का मसला है, और वो तकरीबन 42 अरब रुपए का मसला सिर्फ कमर्शियल बैंकों के इंतजाम के अंदर। ये रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि कितना एरर है, सही है। और करप्शन की नजर बाकायदा जो कहा जा रहा है कि भाई ऑपरेशन जो हुए हैं इसमें 65 अरब रुपए किस मद में गए, सारी तफसीलात आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं।